हेलो डियर स्टूडेंट। अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी एग्ज़ाम की। और वैसे भी आपने साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। जैसा आपको पता है, मैंने 2 वीडियो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, जिसमें अपन ने पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में और ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन के बारे में वो वीडियो थे। अब आज का जो वीडियो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर यानी जनन स्वास्थ्य के ऊपर। इस चैप्टर से जो अभी वेटेज दिया है वो है 2 मार्क्स का, ठीक है। यानी 2 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है हाफ मार्क्स में और एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स में आ सकता है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बन सकते हैं, एक 1.5 मार्क्स में और एक कितने का, हाफ मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं इस वीडियो को अपन स्टार्ट कर दें, जहां अपन समझेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पिछले कई सालों में आए हुए हैं और उनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। बाकी तैयारी आपको अच्छी रखनी है, कंप्लीट करनी है। जब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, लर्न हो जाए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि आपका कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन मिस ना हो जो लास्ट प्रीवियस कुछ ईयर में आ चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है बेटा कि आप बंधे दंपतियों को संतान सुख प्राप्त करने के लिए कौन से सुझाव देना उचित समझेंगे। बंधे दंपति का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसे 2 दंपति जिनके बीच में असुरक्षित यौन संबंध रहे 2 वर्षों तक, उसके बावजूद भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाई, तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं, ऐसे जो दंपति हैं जिनको संतान सुख नहीं मिल पाया है किसी कारण से, तो हम बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते क्या सुझाव उनको दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन 3 बार बोर्ड में आया है, 2012 में, 13 में और 15 में। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसका जो आंसर है उसको हम डिटेल में भी दे सकते हैं, शॉर्ट में भी दे सकते हैं। जैसे हम कहें कि अगर कोई बंधे दंपति है तो उनको संतान सुख प्राप्त करने के लिए वो IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI, जिसको कृत्रिम वीर्य सेचन कहा जाता है, उस विधि को भी काम में ले सकते हैं। गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर GIFT, जिसमें हम युग्मकों को यानी गैमिट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके द्वारा भी संतान सुख प्राप्त किया जा सकता है। और ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंटेक्शन यानी अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु भेदन, इस टेक्निक को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर है IVF को यूज़ कर सकते हैं, AI यूज़ किया जा सकता है, GIFT को काम में लिया जा सकता है या ICSI को काम में लिया जा सकता है। तो अगर हाफ मार्क्स में आ रहा है तो हम केवल इसका नेम लिखेंगे, और 1.5 में है तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या उल्ब भेदन, ध्यान समझिएगा, क्या उल्ब भेदन यानी एमनियोसेंटेसिस जांच प्रक्रिया हमारे देश में को निषिद्ध किया जाना उचित है। यानी एमनियोसेंटेसिस जो मेथड होता है, क्या उस पर रोक लगाना उचित है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। तो बेटा, ये एक टेस्ट मेथड है जो जनरली यूज़ किया जाता है एम्ब्रियो के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, इसका पता लगाने के लिए। लेकिन मॉडर्न टाइम में इसका मिसयूज़ हो रहा है। इसका यूज़ करके ये पता लगा लिया जाता है कि जो गर्भस्थ शिशु है वो लड़का है या लड़की। और जब लोगों को पता चलता है कि मान लो वो लड़की है, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि वो एबॉर्शन करा लेते हैं, जिसकी वजह से समाज के अंदर मेल और फीमेल का रेशो यानी कि लिंगानुपात वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। यानी कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं, सेक्स रेशो कहते हैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है और इसकी वजह से समाज में अपराध भी बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि इस पर प्रतिबंध लगाना उचित माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो
है वो है कि एक स्त्री जो आगे कोई गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी नहीं चाहती है तो वो किस स्थायी विधि को अपनाए ताकि आने वाले टाइम में उसको संतान की उत्पत्ति न हो। तो बेटा यहाँ ये समझना होगा कि एक महिला ऐसी है जिसके ऑलरेडी एक या दो बेबी हैं और वो चाहती है कि इन फ्यूचर उसे कोई संतान न हो, तो वो कौन सी ऐसी प्रक्रिया को अपनाए कि भविष्य में कभी संतान की उत्पत्ति न हो पाए। तो इसके लिए जो मेथड आप जानते हो, इसमें हम ट्यूबेक्टोमी, जिसको महिला नसबंदी कहते हैं, उसको प्रेफर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, या वो महिला यूज़ कर सकती है, जिसमें फेलोपियन ट्यूब में कट लगाकर उसको बांध दिया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन रुक जाए। नेक्स्ट है कि ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि पुरुष नसबंदी करने के दौरान डॉक्टर किसी कारण से अगर एक शुक्र वाहिनी को काटना भूल जाए तो इसका पुरुष नसबंदी पर या जनन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको पता है बेटा कि शुक्र वाहिनी जो होती है तो उसमें शुक्राणु वहाँ से मूव करते हुए कहाँ जाते हैं, मूत्राशय मूत्र मार्ग में, और फिर श्वसन के द्वारा मादा प्राणी के शरीर में चले जाएंगे। अगर क्या होगा, अब शुक्र वाहिनी काटना या उसे बांधना भूल गया डॉक्टर, तो एक तरफ से शुक्राणु निकलकर कहाँ चल जाएंगे, वही मूत्राशय में, फिर मूत्र मार्ग में, श्वसन से होते हुए या पेनिस से होते हुए फीमेल पार्टनर के अंदर। तो फिर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब जो बंध्यता या हम कहें बंधियाकरण है वो नहीं हो पाएगा, यानी नसबंदी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और नसबंदी होने के बावजूद भी संतान उत्पत्ति के चांसेस रहेंगे। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन था कि यदि पुरुष नसबंदी करते समय चिकित्सक किसी एक साइड की शुक्र वाहिनी को बांधना भूल जाए तो बंधियाकरण पर, यानी कि जो मैंने ऑपरेशन किया उस पर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बंधियाकरण सफल नहीं हो पाएगा। इस बात को हम कहते हैं पुरुष नसबंदी या वेसेक्टोमी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि शल्य क्रिया के दौरान डॉक्टर बाईं तरफ की फेलोपियन ट्यूब को काटना भूल जाए किसी कारण से तो उसका क्या असर पड़ेगा। अभी शुक्रवाहिनी की बात कर रहे थे, अब यहाँ फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहा है कि राइट और लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में से कोई एक फेलोपियन ट्यूब को वो काटना और बांधना भूल गया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहा कि इस कंडीशन में भी बंध्याकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस साइड की भी फेलोपियन ट्यूब को बांधना या काटना भूल गया है वहाँ से अंडाणु कहाँ पहुँच जाएगा, अंडवाहिनी में, और फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। इसका मतलब बंध्याकरण की प्रक्रिया फेल हो जाएगी या ट्यूबेक्टोमी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की कि जीव विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते, यानी एज ए बायोलॉजिकल स्टूडेंट, ऐसी स्त्री को संतान उत्पत्ति के लिए आप क्या सुझाव देंगे जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, यानी उसमें ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, लेकिन जो निषेचन के लिए और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। मीन्स इसका ये है कि उसकी फेलोपियन ट्यूब सही है, उसका जो यूट्रस वाला पार्ट है वो सही है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। अब जो इतनी सारी विधियां अपन पढ़े हैं कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने के लिए कई सारे मेथड हैं, तो यहाँ पर ही बताना है कौन सा मेथड इसमें यूज़ किया जा सकता है। तो अपन ने कहा कि फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, ठीक है, जो यूट्रस है गर्भाशय वो भी नॉर्मल है, केवल अंडाशय का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर सबसे सही मेथड कौन सा होगा, GIFT, यानी गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जहाँ पर हम फीमेल गैमेट लेंगे किसी अदर फीमेल से और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे इस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है कि IVF जो होता है उसकी उपयोगिता बताइए कि IVF कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोगी है। तो आपको पता है कि अंडवाहिनी अगर विकृत है जिससे संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही, मतलब फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है जिससे कि कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी महिलाओं में IVF कराया जा सकता है, संतान सुख प्राप्त किया जा सकता है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। और आपने
पढ़ा भी है इसके बारे में कि लुइस जोई ब्राउन जो थी वो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, और हर्षा जो है हमारे इंडिया में फर्स्ट जो है टेस्ट ट्यूब बेबी है। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी में केवल फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होता है, बाकी पूरा डेवलपमेंट कहाँ होता है, माता के गर्भाशय में। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है गर्भ निरोधक की किस प्राकृतिक या गर्भ निरोधक के लिए कौन सी प्राकृतिक विधियां काम में ली जाती है। तो इसमें आवधिक संयम ये विधि काम में ली जाती है, जिसको आपने पढ़ा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिनों के दौरान अगर जनन की क्रिया न की जाए, इस अवधि में संयम रखा जाए तो संतान उत्पत्ति से बचा जा सकता है। ये मेथड आवधिक संयम है वो अपनाया जा सकता है प्राकृतिक विधि में। बाह्य स्खलन कोइटस इंसरप्शन को काम में लिया जा सकता है, या स्तनपान अनातर विधि भी काम में ली जा सकती है। ये प्राकृतिक विधियां हैं जो संतान उत्पत्ति से बचने के लिए काम में ली जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आईवीएफ का पूरा नाम क्या है। तो आईवीएफ का नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी किसी पात्र के अंदर निषेचन, और पात्र यहाँ क्या होता है, टेस्ट ट्यूब। ऐसे ही आरसीएच का पूरा नाम भी आ जाता है एग्जाम में कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम होता है, जनन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इसके अलावा जो मेथड आपने पढ़े हैं आईसीएसआई, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जीआईएफटी की फुल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर विशेष तौर पर, किसी एक अंतः गर्भाशय युक्ति यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का नाम बताना है। तो वैसे तो आईयूडी कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉपर्टी की और लिपेस लूप की। और भी आंसर हो सकता है, ये दो ही नाम पूछे तो अपन कॉपर्टी और लिपेस लूप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि यौन संचरित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के संक्रमण से मुक्ति पाने के लिए किन नियमों का पालन किया जा सकता है। तो आपने एसटीडी पढ़ा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिन्हें वेर्नल डिजीज़ या इंटरनेशनल डिजीज़ भी कहते हैं, रतिज रोग भी कहते हैं, वेर्नल डिजीज़ या वीडी भी कहते हैं। तो असुरक्षित यौन संबंधों से बचना चाहिए, एक से अधिक लोगों के साथ जो है असुरक्षित यौन संबंध नहीं रखना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी है इसके बारे में, तो वो इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जर्नल होते हैं, अपन आंसर दे सकते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हुई है, इसके अलावा मृत्यु दर में कमी हुई है, जन्म दर बढ़ती जा रही है। तो इसके अलावा भी और कई सारे कारण हैं, अच्छा वातावरण उपलब्ध हुआ है, और हर बीमारी के लिए आजकल वैक्सीन या टीके बनते जा रहे हैं। इन सबका कहीं ना कहीं रोल हुआ है जनसंख्या के अचानक बढ़ने पर, जनसंख्या का विस्फोट होने पर। क्योंकि आपको पता है विस्फोट का डाटा कितना ज़्यादा है कि जहां हम बात कर रहे थे 1950 के अंदर 35 करोड़ लोग, वहां हम बात करते हैं कि सन 2000 के अंदर आते आते 100 करोड़ हो गए, और अभी सन 2000 के बाद 2024 चल रहा है और 137-140 करोड़ के लगभग आबादी है। तो इसे जनसंख्या वृद्धि न कहकर जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट है कि नहीं 3 गर्भ निरोधक साधनों के नाम लिखिएगा। तो आईयूडी गर्भ निरोधक साधन है, गर्भ निरोधक गोलियां जिन्हें पिल्स कहा जाता है वो गर्भ निरोधक साधन है। इसके अलावा अंतरोप या इम्प्लांट ये भी गर्भ निरोधक साधनों में ही आते हैं। तो बेटा जैसा इसका वेटेज है चैप्टर का, उसके अकॉर्डिंग ये वो क्वेश्चन थे जो पहले आ चुके हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आप अच्छी तैयारी करें। ये अभी आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम कल से जो वीडियो देंगे उसमें हम जेनेटिक्स की बात करेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है कि जेनेटिक्स का कितना वेटेज है और किस तरीके से। तो अच्छी तैयारी कीजिएगा, अपना 100% दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल दूसरा एक वीडियो आपके पास आएगा। थैंक यू।